गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एग्रोनॉमी की क्लास लेने जा रहा हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक रहेगा हमारा क्रॉप। क्रॉप मतलब फसल। फसल किसे कहते हैं और इसका वर्गीकरण और फसलों का वर्गीकरण, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ये टॉपिक है हमारा एग्रोनॉमी का पार्ट है, जिसको हम लोग सस्य विज्ञान बोलते हैं। सस्य विज्ञान कहने का मतलब एग्रोनॉमी, ये ग्रीक वर्ड से बना है, जिसे हम लोग एग्रोस का मतलब होता है, एग्रोस मीन्स फील्ड एंड नॉमस मीन्स मैनेज करना, टू मैनेज या फिर मैनेज। कहने का मतलब होता है कि फील्ड मतलब होता है खेत, और मैनेज मतलब होता है प्रबंध करना। इसका तात्पर्य यह है कि हम खेत को या फिर अपने जो भी फसल है उसको इस प्रकार मैनेज करें ताकि इसमें कोई भी दिक्कतें ना आए, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो एक समान बना रहे। इसे बोलते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का मतलब क्या? कृषि विज्ञान की वो शाखा, ठीक। सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम फसलों के उत्पादन और उसके सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग, जैसे डिफिनीशन लिख लीजिए आप लोग। डिफिनीशन क्या होता है इसका? डिफिनीशन सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन तथा भूमि प्रबंधों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब कि सस्य विज्ञान वो है, एक कृषि विज्ञान की एक ब्रांच है, शाखा है, जिसके अंतर्गत हम फसल उत्पादन और भूमि प्रबंध, कहने का मतलब जो सॉइल है उसका मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स है उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। उसी को हम बोलते हैं क्या? एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान, ठीक। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं आप लोग। अब फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी मतलब सस्य विज्ञान के जनक थे हमारे पीटर डी क्रिसेंजी। पीटर डी क्रिसेंजी ये फादर ऑफ एग्रोनॉमी है। तो ये एग्रोनॉमी से रिलेटेड क्या होता है, एग्रोनॉमी किसकी शाखा है और इसमें क्या किया जाता है, इसके बारे में हमने आज पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फसल।
फसल, क्रॉप मतलब फसल। फसल किसे कहते हैं? फसल मतलब कि ए ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ प्लांट। कहने का मतलब होता है एक ही प्रकार के फसलों, एक ही प्रकार के पौधे के समूह को हम लोग फसल कहते हैं, जो एक लार्ज स्केल मतलब बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। कहने का अर्थ है कि फसल पौधों का वो समूह होता है, पौधों का वह समूह पौधों का एक ही प्रकार का पौधों के एक ही प्रकार के समूह को फसल कहते हैं। या आर्थिक उद्देश्य से मनुष्य अपने लिए जो भी पौधों को उगाता है उसे फसल कहते हैं। आर्थिक उद्देश्य से मनुष्य अपने लिए या अपने उपयोग के लिए जो भी पौधों को उगाता है उसे हम लोग फसल कहते हैं, या फिर पौधे को एक ही प्रकार के समूह को फसल कहते हैं। ठीक, ये हो गया फसल। हम नेक्स्ट हम देखेंगे फसलों का वर्गीकरण। मतलब फसलों का वर्गीकरण क्या होता है? कहने का मतलब कि फसलें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन उनको एक क्लासिफिकेशन किया गया है, बांटा गया है। ठीक, बांटने का मतलब है कि जो फसल है उसको कई भागों में बांटा गया, या फिर उसको बॉटनिकली बोल सकते हैं, वनस्पतिक बोल सकते हैं। ठीक, या फिर उसको लाइफ साइकिल जीवन चक्र के आधार पर बांटा गया है, या फिर उसके उद्देश्य के उपयोग के आधार पे, और उसका बॉटनिकली क्लास में। मतलब इन 4-5 मेन उसमें पार्ट के टॉपिक्स है, जिसके अंतर्गत क्या होगा, फसलों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें जो पहला आता है वो आता है वनस्पतिक वर्गीकरण। वनस्पतिक वर्गीकरण, बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन, बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा होता है जीवन चक्र के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक, तीसरा हो गया उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर मतलब ऑन द बेसिस ऑफ यूज्ड पार्ट। और चौथा होता है ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, मतलब कि किस सीजन में उगाया जाता है उसके आधार पर बांटा गया है। और लास्ट होता है वनस्पतिक हो गया, जीवन चक्र के आधार पर, उपयोग के आधार पर और ऋतुओं के आधार पर। और एक होता है लास्ट होता है आर्थिक उपयोग के आधार पर।
आर्थिक उपयोग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक यूज्ड। ठीक, मतलब इस तरह से हम फसलों का वर्गीकरण है उसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला वनस्पतिक वर्गीकरण, दूसरा है जीवन चक्र के आधार पर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं जलवायु के आधार पर भी बोल सकते हैं, और उपयोग के आधार पर, मतलब स्पेशल यूजेज, विशेष उपयोग के आधार पर। इसको लिख लीजिएगा, विशेष उपयोग के आधार पर, और ऋतुओं के आधार पर कौन कौन सा है, और लास्ट आर्थिक उपयोग के आधार पर, मतलब इससे हमको क्या आर्थिक उपयोग है उसका, उसके आधार पर बांटा गया 5 भागों में। चलिए हम इसको इरेज करते हैं अब, और इन सब के बारे में जानते हैं कि बॉटनिकल वर्गीकरण क्या होता है, जीवन चक्र के आधार पर क्या होता है, विशेष उपयोग के आधार पर क्या होता है, जलवायु या फिर ऋतुओं के आधार पर क्या होता है, और लास्ट है आर्थिक उपयोग के आधार पर क्या होता है। इसमें पहला है वानस्पतिक वर्गीकरण, इसको बोलते हैं हम लोग बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन। बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन मतलब वनस्पतिक आधार पर। कहने का मतलब वनस्पतिक आधार का मतलब होता है कि कौन कौन से किस जो फसल है, बहुत सारी फसल है तो उनको एक अलग फैमिली में बांटा गया है, मतलब परिवार या फिर बोले तो कुल, इसमें बांटा गया है, और उसी आधार पर इसको हम लोग बोलते हैं बॉटेनिकली या फिर वानस्पतिक वर्गीकरण। जैसे पहला हो गया, इसमें जो पहला आता है वो आता है आपका ग्रेमिनी फैमिली, ग्रेमिनी कुल, इसको बोलते हैं ग्रेमिनी फैमिली। या फिर इसको बोलते हैं घास कुल भी बोला जाता है, घास कुल, या इसको पोएसी भी बोला जाता है, पोएसी कुल। ग्रेमिनी को पोएसी के नाम से भी जाना जाता है और घास कुल के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें जैसे इसमें जो आते हैं, जो फसलें आती हैं ग्रेमिनी में, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, धान गेहूं जौ हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया इत्यादि, बहुत सारी फसलें आती हैं इसमें, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रेमिनी फैमिली। दूसरा जो होता है इसमें आता है लेगुमिनेसी, लेगुमिनेसी, लेगुमिनेसी परिवार, या फिर इसको मटर परिवार भी बोलते हैं, या मटर कुल। ठीक, लेगुमिनेसी मतलब इसमें जितने भी दाल वाली फसलें वो आ जाती है। ठीक, जैसे मटर हो गया अपना, एक चना हो गया, मसूर हो गया, अरहर हो गया इत्यादि, मतलब दाल वाली फसलें किस में आती है, लेगुमिनेसी फैमिली में आती है। तीसरा हो गया लेगुमिनेसी फैमिली। अब इसके बाद जो थर्ड नंबर आता है वो आता है क्रूसीफेरी आता है, क्रूसीफेरी परिवार, या इसको सरसों परिवार भी बोला जाता है, सरसों परिवार। जैसे नाम से स्पष्ट है सरसों परिवार, तो पहला इसमें आएगा सरसों, पहला इसमें आएगा सरसों, फिर इसमें आएगा राई, फिर आएगा गोभी, ठीक, इत्यादि। फिर ऐसे ही ग्रेमिनी हो गया, लेगुमिनेसी हो गया, क्रूसीफेरी हो गया। अब आता है कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी
कुल के कुकुरबिटेसी में इसमें जितने भी गर्मी की जो फसल है जो जायद के सीजन में बोई जाती है वो सारी किस में आती है, आपका कुकुरबिटेसी फैमिली में आती है। जैसे कौन कौन सी गर्मी में बोई जाती है, तो आप लोग खाते हैं खरबूज, फिर आप लोग खाते हैं तरबूज, ठीक, फिर परवल हो गया सब्जी में, खरबूज हो गया, तरबूज, ककम्बर मतलब खीरा इत्यादि। ये सब आपके आते हैं किसमें, कुकुरबिटेसी में। मतलब जितने भी गर्मी वाली फसल होती है वो आती है कुकुरबिटेसी फैमिली में। नेक्स्ट पांचवा जो आपकी फैमिली है वो है सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी परिवार या इसको आलू परिवार भी बोला जाता है, आलू परिवार भी बोला जाता है इसको, ठीक। सोलेनेसी फैमिली मतलब आलू परिवार। इसमें वो फसलें आती है जिनका हम लोग क्या करते हैं, चोखा बनाते हैं, चोखा बनाते हैं ना। हाँ, तो इसमें कौन क्या किस चीज़ डालते हैं, तो इसमें आलू आता है, बैगन डालते हैं, मिर्चा डालते हैं, टमाटर डालते हैं, ठीक। तो ये सब मेनली ये चोखे के आइटम्स होते हैं, तो इसलिए इसे आप लोग याद कर सकते हैं आसानी से। सोलेनेसी फैमिली में जो आता है, जैसे कौन सा आता है, आलू, फिर बैगन, आलू हो गया, बैगन हो गया, फिर मिर्च, टमाटर, तंबाकू इत्यादि, ठीक, इत्यादि। तो ये कुछ परिवार से और भी हैं, और भी बता दे रहे हैं, जगह नहीं है इसलिए इसको हम इरेज करके फिर से बताते हैं आप लोगों को। तो वनस्पतिक वर्गीकरण का मतलब होता है ग्रेमिनी कुल। उसमें किस किस परिवार के हिसाब से इसमें बांटा गया है, जिसमें आता है ग्रेमिनी कुल, इसको घास कुल भी बोला जाता है, या पोएसी फैमिली बोलते हैं, या पोएसी कुल, जिसमें धान, गेहूँ, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा ये सब आते हैं। फिर आपका दूसरा होगा लेगुमिनेसी, या इसको मटर कुल भी बोला जाता है, जिसके अंतर्गत मटर, चना, मसूर, अरहर ये सब आते हैं फसलें। फिर आता है क्रूसीफेरी, या फिर इसको सरसों परिवार भी बोला जाता है, ठीक। इसके अंतर्गत होता है सरसों हो गया, राई हो गया, गोभी हो गया, ये सब फसलें आती हैं। नेक्स्ट हो गया कुकुरबिटेसी कुल, जिसके अंतर्गत गर्मी की फसल आती है, जैसे खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, परवल हो गया, खीरा हो गया, ठीक। ये सारी चीज़ें इसमें आती है। नेक्स्ट आता है सोलेनेसी परिवार या आलू परिवार, इसमें होता है आलू, बैगन, मिर्च, टमाटर एंड तंबाकू, ये सब सारी फसलें इसमें आती हैं। तो लेट्स इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट आगे इसमें जो भी फैमिली है उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है 6 नंबर, इसमें आता है चिनोपोडिएसी आता है, चिनोपोडिएसी, चिनोपोडिएसी। इसमें जो आता है वो आपका चुकंदर आता है। फिर नेक्स्ट आता है कंपोजिटी, जिसके अंतर्गत आता है सूर्यमुखी, सनफ्लावर बोलते हैं इसको। और नेक्स्ट आता है नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है लिलिएसी। इसके अंतर्गत जो फसलें आती हैं, लहसुन आता है और प्याज आता है, ठीक। तो हमारे क्या थे इसमें मेन क्लासिफिकेशन रहा, बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन, इसके बारे में जाना। हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लाइमेट के आधार पर वर्गीकरण, क्लाइमेट या फिर ऋतु के आधार पर, जलवायु या ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। जनरली आप लोग सब लोग जानते होंगे इसमें कौन कौन से आती है ऋतुएं। जनरली मेन जो मुख्य होती है वो 3 होती है। पहला होता है रबी, दूसरा होता है खरीफ और तीसरा होता है जायद, ठीक। कहने मतलब रबी क्रॉप होती है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, और
फरवरी मार्च में उसकी हार्वेस्टिंग मतलब कटाई कर ली जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं रबी सीजन क्रॉप या फिर रबी क्रॉप बोलते हैं, ठीक। और दूसरा आता है खरीफ सीजन। खरीफ सीजन की जो बुआई होती है वो जून जुलाई में होती है और सितंबर अक्टूबर तक उसकी कटाई कर ली जाती है, तो इसको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप, जिसके अंतर्गत हम लोग धान है, ज्वार बाजरा ये सब आते हैं। नेक्स्ट जायद क्रॉप। जायद क्रॉप वो फसलें होती है जिसके अंतर्गत जो या फिर जिसकी जो बुआई होती है वो हम लोग करते हैं रबी सीजन की कटाई के बाद। कहने का मतलब इसकी जो बुआई होती है वो मार्च अप्रैल में होती है और मई जून में हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। तो इसके अंतर्गत जो भी फसलें आती है उसको हम लोग बोलते हैं जैसे मूंग हो गया, उड़द हो गया, ठीक, मक्का हो गया, और जायद में तरबूज आती है, खरबूज आते हैं, ठीक, ये सब सारी चीज़ें आती हैं, परवल भी आते हैं, तो इसमें आते हैं। तो पहला जो होता है आपका सीजन के आधार पर वो है खरीफ सीजन या फिर रबी सीजन, रबी की फसलें, ठीक, जिसकी बुआई होती है। बुआई हम लोग करते हैं अक्टूबर नवंबर में, जबकि उसकी कटाई करते हैं फरवरी मार्च में, फरवरी टू मार्च। तो वे फसलें जिनकी बुआई अक्टूबर नवंबर में और कटाई फरवरी मार्च में की जाती है उसको हम लोग रबी फसलें बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका गेहूँ आ जाता है, जौ आ जाता है, मक्का भी आ जाता है, इसमें मटर भी आ जाता है, चना भी आ जाता है, मसूर भी आ जाता है, इत्यादि। ये सब क्या है, रबी की फसलें हैं। सेकंड नंबर क्या आता है, खरीफ आता है। खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलें इसकी जब बुआई होती है, इसकी बुआई जो करते हैं हम लोग जून जुलाई में करते हैं, जून टू जुलाई, और जो कटाई होती है हार्वेस्टिंग वो आपका अक्टूबर नवंबर में होती है। तो इस टाइप की जो फसलें होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, खरीफ की फसलें बोलती है। जैसे धान आ गया, इसमें मक्का भी आ जाएगा, इसी में धान हो गया आपका, मक्का हो गया, कपास हो जाएगा इसमें आपका, कपास बोले तो काटन, अरहर, फिर आपका मूंगफली आ जाएगा। ये सब सारी चीज़ें खरीफ सीजन में बोई जाती है। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर आता है आपका वो है रबी हो गया, खरीफ हो गया, एंड थर्ड नंबर होता है वो जायद। जायद की फसलें, कहने का मतलब इसकी जो बुआई होती है, इसकी बुआई फरवरी मार्च में होती है और कटाई मई जून में की जाती है, तो उसको हम जायद फसल बोलते हैं। जैसे उर्द हो जाएगा, मूंग हो जाएगा, मक्का भी हो जाएगा इसमें, फिर आप लोगों को तरबूज हो जाएगा, खरबूज हो जाएगा, तरबूज, उर्द हो गया, मूंग हो गया, मक्का, तरबूज, खरबूज, ज्वार हो जाएगा, ज्वार इत्यादि बहुत सारे आएंगी फसलें इसमें। ये सब फसलें क्या होते हैं, जायद की फसल। तो इसको हम जलवायु या ऋतुओं के आधार पर फसलों के इस 3 भागों में बांटते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार पर फसलों का वर्गीकरण, फसलों का वर्गीकरण, ठीक। जैसे
आर्थिक आधार पे मतलब हम कौन सा फसल उगाएंगे जिससे हमको आर्थिक आधार मतलब उससे पैसे उसे मिलेंगे, इसके आधार पर बोया जाता है। तो पहले जो होता है सीरियल्स आते हैं इसमें, जैसे अनाज की फसलें आती हैं, अनाज की फसलें, या फिर इसको बोलते हैं सीरियल्स क्रॉप, सीरियल्स क्रॉप, ठीक। सीरियल्स क्रॉप आती है या फिर अनाज की फसलें आती हैं। इनको हम बांटते हैं, आर्थिक आधार पर बांटे गए हैं, ठीक। तो इसके अंतर्गत जो आती है वो फसलें आते हैं जो मनुष्य अनाज के रूप में यूज करता है, ठीक। अनाज या फिर अन्न के रूप में यूज करता है। और जो भी इसका जो बच्चा हुआ भाग होता है वो क्या होता है, पशुओं के चारे के लिए आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनाज की फसलें बोला जाता है, ठीक। जैसे इसमें आ जाएगा धान, गेहूँ, जौ, मक्का, ज्वार इत्यादि, मतलब ये सब अनाज वाली फसलें, ठीक। और भी फसलें आ जाएंगी, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, बाजरा भी लिख सकते हैं, सांवा हो गया, कोदो हो गया इत्यादि, ये सब अनाज वाली फसलें हैं। नेक्स्ट जो दूसरी फसल आती है इसमें दाल वाली फसलें आती हैं, दाल वाली फसलें, इसको बोलते हैं हम लोग पल्सेस क्रॉप, नाम से ये स्पष्ट है, दाल वाली फसलें, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, अरहर हो गया, मसूर हो गया, इत्यादि, ये सब क्या है, दाल वाली, ये सब दाल वाली फसलें के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट तीसरा तिलहन वाली फसलें, तिलहन मतलब जिससे तेल निकाला जाता है, तिलहन वाली फसलें, इसको बोलते हैं हम लोग ऑयल सीड क्रॉप बोलते हैं, ऑयल सीड क्रॉप, जैसे सरसों हो गया, सूर्यमुखी हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, ये भी तेल के पर्पज से ग्रो कराते हैं, इससे भी तेल निकाला जाता है इत्यादि। ये सब आती है तिलहन की फसलें हैं जिनका उपयोग हम लोग तिलहन या फिर तेल निकालने में करते हैं। नेक्स्ट जो आपकी फसल आती है वो आती है फाइबर क्रॉप आती है, मतलब रेशे वाली फसलें, रेशे वाली फसलें, इसको हम लोग बोलते हैं फाइबर क्रॉप। रेशे वाली फसलें कहने का मतलब जिससे हम क्या रेशे या फिर फाइबर प्राप्त करते हैं, जैसे हम लोग कॉटन हो गया, आपका जूट हो गया, सनई हो गया, इन सब से क्या होते हैं, रेशे फाइबर बनाए जाते हैं जिसके द्वारा हम लोग कपड़े में यूज करते हैं या फिर जूट के जो बोरे बनाए जाते हैं वहाँ पे यूज किया जाता है इसका। तो फाइबर क्रॉप हो गया, जैसे कॉटन मतलब कपास, जूट हो गया, ठीक। फिर लिनसीड मतलब तिल भी हो गया, एंड सनई हो गया। ये सारी फसलें क्या है, रेशे वाली फसलें हैं जिनका रेशे से यूज करके क्या करते हैं हम फाइबर्स, मतलब जिनके फाइबर से हम लोग कपड़े या फिर जूट के जो पौधे होते हैं उनसे कपड़े या फिर और भी चीज़ें जैसे बोरा वोरा बनाने में जूट का यूज होता है। नेक्स्ट जो इसमें फसलें आती है वो आती है शुगर क्रॉप, ठीक। शुगर क्रॉप मतलब शर्करा वाली फसलें, शर्करा वाली फसलें मतलब ये फसलें मतलब जिनको हम लोग शुगर के पर्पज से मतलब चीनी बनाने के या फिर गुड़ बनाने के उद्देश्य से उगाते हैं, उसको शर्करा वाली या फिर शुगर क्रॉप बोला जाता है, ठीक। जैसे इसमें आ जाएगा, जैसे मेनली दो है, शुगर केन मतलब गन्ना एंड चुकंदर, चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है चुकंदर से चीनी का। नेक्स्ट जो होता है एनर्जी क्रॉप होती है, एनर्जी क्रॉप होती है या फिर
ये भी बोल सकते हैं। मेडिसिनल क्रॉप होती है, बहुत सारी फसलें होती हैं, अलग अलग फसलें बांटा गया है। सब्जी की फसलें भी आती है इसमें, सब्जी की फसलें जैसे जितने भी हम लोग सब्जियां खाते हैं, परवल हो गया, भिंडी हो गया, बैगन हो गया, आलू हो गया, जितनी भी सब्जियां खाते हैं हम लोग ये इसमें आ जाती है। तो इस तरह से ये सब ऐसे बांटा गया है। उसके आर्थिक आधार पर फसलों का वर्गीकरण इस तरह से किया गया है, जिसमें हम लोग अनाज की फसलें पढ़ते हैं, फिर दाल वाली जिससे दाल प्राप्त होते हैं, फिर तिलहन वाली फसलें जिससे हमको तेल प्राप्त होता है, एंड शर्करा वाली फसलें जैसे गन्ना एंड चुकंदर जिससे हम लोग को चीनी प्राप्त होता है, एंड नेक्स्ट रेशे वाली क्रॉप होते हैं जिससे फाइबर जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, तिल हो गया, सनई हो गया, इन सब से भी क्या होते हैं हमको रेशे मतलब फाइबर मिलते हैं, जिनका यूज कॉटन मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़े या फिर जो भी बोरे वोरे बनाने होते हैं वहाँ पे यूज किया जाता है। तो हमारा दूसरा था आर्थिक आधार पर फसलों का वर्गीकरण। हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पौधों के जीवन चक्र के आधार पर। पौधों के जीवन चक्र के आधार पर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग पौधों के जीवन चक्र के आधार पर। पौधों के जीवन चक्र के आधार पर पौधों के जीवन चक्र के आधार पर कहने मतलब जो पौधे होते हैं अपना जीवन चक्र कितने साल में कितने मंथ में कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब उनकी बुआई से लेकर उनकी कटाई तक। बुआई से लेकर जो कटाई तक होती है उन्हीं को उनको लाइफ साइकिल या फिर जीवन चक्र बोला जाता है। जैसे पहले जो होता है एक वर्षीय पौधे होते हैं, एक वर्षीय पौधे, एक वर्षीय पौधे कहने का मतलब एक वर्षीय पौधे उसे बोलते हैं जो जिनकी कटाई मतलब बुआई और उस फसल की कटाई 1 साल के अंदर या फिर 6 महीने के अंदर भी हो जाए, 6 महीने के अंदर या फिर जो 1 साल के अंदर उनकी कटाई हो जाए उनकी क्या बोलते हैं हम लोग, उसको एक वर्षीय पौधे बोलते हैं। जैसे गेहूँ आ जाएगा, आपका धान आ जाएगा, जौ आ जाएगा, गेहूँ धान जौ, मक्का आ जाएगा, ठीक। ये सब फसलें क्या है मतलब 1 साल के अंदर ही क्या होती है ये अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब पूरा जीवन चक्र कंप्लीट हो जाता है, इसलिए इनको एक वर्षीय पौधे बोला जाता है। मक्का हो गया, जैसे चना भी हो गया, मटर भी हो गया, मसूर भी हो गया, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन, ये सब क्या है एक वर्षीय। नेक्स्ट द्विवर्षीय पौधे, द्विवर्षीय पौधे या फसलें, द्विवर्षीय फसलें कहने मतलब ऐसी फसलें जो अपनी लाइफ साइकिल मतलब पूरा जीवन 2 साल में कंप्लीट कर लेते हैं, उसको हम लोग द्विवर्षीय फसलें बोलते हैं। जैसे इसमें जो आपका आएगा वो आएगा प्याज आएगा, ठीक, जैसे प्याज एंड चुकंदर, गोभी भी आएगा इसमें, गोभी, लहसुन इत्यादि, ये सब आती है द्विवर्षीय फसलें में, ठीक। नेक्स्ट होता है तीसरा होता है बहुवर्षीय फसलें। बहुवर्षीय फसलें कहने मतलब वे फसलें जो अपनी लाइफ साइकिल 2 वर्ष से अधिक समय में करती है, उसको हम लोग बहुवर्षीय फसलें करते हैं। जैसे इसमें आपका आ जाएगा गन्ना, गन्ना क्या है पेरेनियल क्रॉप है, मतलब बहुवर्षीय फसलें हैं।
किया था, पौधों के जीवन चक्र के आधार पर था। मतलब पौधों के जीवन चक्र के आधार पर उसको 3 भागों में बांटा गया। एक वर्षीय पौधे जिसमें धान, गेहूँ, जौ, मक्का, चना, मटर, मसूर, सोयाबीन ये सब आते हैं। नेक्स्ट है द्विवर्षीय पौधे जैसे प्याज, चुकंदर, गोभी, लहसुन, ये सब क्या होते हैं द्विवर्षीय। कहने का मतलब ये जो अपनी लाइफ साइकिल है 2 सीजन में कंप्लीट करते हैं, इसलिए इनको द्विवर्षीय फसलें बोला जाता है। 2 साल में कंप्लीट करते हैं। फिर बहुवर्षीय का मतलब है 2 साल से अधिक समय में इनका जीवन चक्र कंप्लीट होता है, इसलिए इनको बहुवर्षीय फसलें बोला जाता है। जैसे गन्ना आते हैं। और जो लास्ट है क्लासिफिकेशन, वो है हमारा फसलों के स्पेशल यूज के आधार पर। स्पेशल यूज के आधार पर मतलब विशेष उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। विशेष उपयोग के आधार पर। विशेष उपयोग के आधार पर मतलब कि हम उस फसल को एक विशेष उपयोग के लिए उगाएंगे। जैसे चारे की फसल हो गई, हरी खाद की फसल हो गई, ठीक। तो इसका हम क्या है, एक विशेष उपयोग के लिए उगाते हैं, इसलिए इसको बांटा गया है। तो जो पहला होता है इसमें होता है हरी खाद के लिए, हरी खाद की फसल के लिए, हरी खाद की फसलें। हरी खाद की फसलें का मतलब होता है कि वे फसलें जिनको फ्लावरिंग से मतलब उसमें फूल आने से पहले ही, ठीक, उसको हम क्या करते हैं, मिट्टी में जुताई करके मिला देते हैं हरी अवस्था में ही, इसलिए इसको हरी खाद की फसल कहा जाता है, ठीक। कहने का मतलब हरी खाद इसलिए बोला गया है क्योंकि इसको हरी अवस्था में क्या किया जाता है, इसको जुताई करके मिट्टी में मिला दिया जाता है। फिर क्या होता है, ये सड़ गल कर खाद बनाती है, इसलिए इसको हम लोग हरी खाद की फसलें कहते हैं, ठीक। जैसे इसमें हम लोग मटर भी ले सकते हैं, मक्का भी ले सकते हैं, लोबिया भी ले सकते हैं, सनई भी आता है इसमें, ढैंचा भी आता है, ठीक, इत्यादि। मतलब इन सब का उपयोग हम लोग हरी खाद के रूप में कर सकते हैं या फिर करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हरी खाद की फसलें। नेक्स्ट जो सेकेंड नंबर है वो आपकी आती है नकदी फसलें। कैश क्रॉप इसको बोलते हैं, जिसको नकदी फसलें, नकदी फसलें, इसको हम लोग बोलते हैं कैश क्रॉप। कैश क्रॉप नकदी फसलें। नकदी फसलें का मतलब होती हैं कि वे फसलें जिनका प्रयोग हम लोग पैसे के पर्पज मतलब आर्थिक उपयोग से करते हैं, इसलिए उसको नकदी फसलें मतलब उस पौधे को ग्रो कराए, फिर उसकी हार्वेस्टिंग किए और तुरंत उसको मार्केट में सेल कर दिए, ठीक। इस उपयोग से जब हम पौधे को उगाते हैं तो उसको बोलते हैं नकदी फसलें बोलते हैं। जैसे कहने का मतलब उसको हमको तुरंत मार्केट में क्या मिले, हमको पैसा मिल जाए, ठीक, इस उद्देश्य से उसको उगाते हैं। तो इसमें जो आते हैं जैसे नकदी फसलें में हमारा आलू आता है, गन्ना आता है, चाय आता है, कपास आता है, ठीक। ये सब सारी चीज़ें क्या है, कैश क्रॉप है। मतलब कैश मतलब हमको पैसे की, तुरंत हमको पैसा मिले, इसलिए इन फसलों को नकदी फसलें कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें जो आता है कवर क्रॉप्स आती हैं। थर्ड कवर क्रॉप मतलब मृदा संरक्षक फसलें। मृदा संरक्षक फसलें। मृदा संरक्षक फसलें का मतलब होता है कि वे फसलें जो ज़मीन पर रेंग कर या फिर ज़मीन पर ही फैल कर क्या होती है, अपनी वृद्धि करते हैं, जीवन चक्र को कंप्लीट करते हैं। कहने का मतलब ये पूरी ज़मीन को कवर करके मतलब ढक करके रखी रहती है, जिससे क्या होता है, मृदा का कटाव नहीं हो पाता है, इसलिए इसको मृदा संरक्षक फसलें या फिर इसको कवर क्रॉप कहते हैं, ठीक। इसके अंदर जैसे उड़द आ जाएगा, आपका मूंग आ जाएगा और लोबिया आ जाएगा, और भी बहुत सारी फसलें हैं। ये सब मृदा संरक्षक फसलें कहलाती है। कहने का मतलब कि ये मिट्टी को ढक करके रखती है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो मिट्टी का जो कटाव होता है वो नहीं होता है, और मिट्टी क्या होती है, कटाव से बच जाती है, इसलिए उनको बोलते हैं मृदा संरक्षक या फिर कवर क्रॉप फसल बोला जाता है, ठीक। हम नेक्स्ट इसमें आते हैं ट्रैप क्रॉप्स आती हैं। ट्रैप क्रॉप जिसको बोले तो हम लोग कीट आकर्षक फसलें बोलते हैं। कीट आकर्षक फसलें, कीट आकर्षक फसलें, ठीक। मतलब ये फसलें जो कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करे।
कहने का मतलब कीट आकर्षक फसलें का यूज इसलिए किया जाता है कि जो मेन फसल क्या हो वो बच जाए, और फिर हमारी जो मेन फसल बच जाए और जो हमारा जो कीट हो वो मेन फसल पर न लगकर जो हम दूसरा फसल लगाए हैं उस पर क्या हो जाकर वो कीट अटैक करे, जिससे हमारी मेन फसल मुख्य फसल क्या होती है बच जाती है। इस वजह से हम लोग ट्रैप क्रॉप या फिर इसको कीट आकर्षक फसलें बोला जाता है। इसके अंतर्गत जो होते हैं जैसे कपास हो गया, जैसे कपास की जो फसल है, कपास की फसल के चारों ओर भिंडी लगाना, भिंडी की फसल लगाना, भिंडी की फसल लगाना, भिंडी की फसल लगाना। ठीक, कहने में तो जो कपास के जो लाल इंसेक्ट होता है, लाल जो कीट होता है वो कपास पे ना लगकर भिंडी पे जाकर लगेगा, जिससे जो हमारी कपास की फसल क्या होगी बच जाएगी, मतलब उससे कीट की रक्षा हो जाएगा। या फिर ये भी हम लोग देख सकते हैं कि टमाटर के फसल के साथ, टमाटर की फसल के साथ गेंदा का फूल लगाना, गेंदा का फूल लगाना। कहने का मतलब है कि जब टमाटर का फूल भी क्या होता है पीले कलर का होता है और गेंदा का फूल भी क्या होता है पीले कलर का होता है, तो जो टमाटर की फसल होगी और गेंदे की फसल, तो ज़्यादा अट्रैक्शन कहाँ होगा गेंदे की फसल पे होगी कीटों की, तो कीट कहाँ जाएंगे गेंदे के फूल पे जाएंगे और इस तरह से हमारे जो टमाटर होगा वो क्या होगा वो फसल बच जाएगी। ठीक, नेक्स्ट जो एक और क्रॉप होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर क्रॉप, सूचक फसलें, सूचक फसलें, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर नाम से समझ में आता होगा सूचक फसलें क्या होती है। इंडिकेटर क्रॉप, इंडिकेटर क्रॉप का मतलब होता है कि जो मृदा में पोषक तत्वों को बताए, ठीक, कि उस मृदा में पोषक तत्व की मात्रा है या नहीं वो इंडिकेट करते हैं ये सब फसलें। ठीक, कि उसमें प्रॉपर मात्रा में उस फसल की पोषक तत्व की कमी तो नहीं हुई ना। जैसे आपका इसमें आती है जैसे मक्का हो गया, सूर्यमुखी हो गया, मक्का सूर्यमुखी और इत्यादि। कहने मतलब ये मृदा में पोषक तत्वों की कमी को बताते हैं। इस तरह से हम विशेष उपयोग के आधार पर क्या होगा पौधों को इतने भागों में बांट सकते हैं। ठीक, अब बस इतना काफ़ी है। ठीक, और भी एक छुट्टा है। ठीक, इस तरह से हमने क्या हो फसलों की जो वर्गीकरण होता है मेनली 5 प्रकार से किया जाता है और हम लोग कर दिए। ठीक, चलिए इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।